अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है बोहर का एटॉमिक मॉडल। पिछले टॉपिक में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने पुडिंग मॉडल और डाल्टन एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया। उसके बाद जो है ना आज उससे जो ना कुछ किस्म का इन तमाम से कदरा ज़रा अच्छा जो मॉडल है बोहर का, वो तमाम पिछले मॉडल से बेहतर है, तो उसको डिस्कस करते हैं। उसका फर्स्ट पास्टुलेट हमारे पास जो है ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विदाउट एमिटिंग एनर्जी। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले से लिख लिया है ताकि आप अच्छे से इसके नोट्स बना सकें। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विदाउट एमिटिंग एनर्जी। इससे पहले जो एक पास्टुलेट हमें रदरफोर्ड ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करती हैं सन के इर्द गिर्द। तो उसके ऊपर जो है ना एक साइंटिस्ट आया मैक्सवेल ने, उसके ऊपर उन्होंने एक उसकी गलती निकाली कि इलेक्ट्रॉन तो डिस्टेंस हमारे पास चार्ज बॉडीज़ हैं, जबकि प्लैनेट्स तो न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं, यानी प्लैनेट्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चार्ज है। और जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि उसके ऊपर एनर्जी का खर्च होगा। ये सिंपल सा ऐसा है जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे हमारे पास वायर्स होती हैं। अगर आपने एक वायर ली है और उसके साथ आपने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है और इनको जी हमने एक बैटरी के साथ लगाया हुआ है, तो अगर आप बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ से जैसे चार्ज मूव करेगा, उस चार्ज की एनर्जी इस चार्ज मूव करेगा और चार्ज को एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी से वो एनर्जी हासिल कर रहा है। तो चार्ज जैसे डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर मूव करेगा तो चार्ज की जो एनर्जी होगी वो यूज़ होगी इस बल्ब को ऑन करने में, यानी बल्ब ऑन हो जाएगा जब ये चार्ज मूव करेगा। तो मैक्सवेल ने इस पॉइंट्स को उठाते हुए कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी खर्च करेगा, जबकि और अगर एनर्जी वो खर्च करता रहेगा तो जैसे जैसे एनर्जी वो खर्च करेगा तो जाहिर बात है फिर उसका जो शेल है ना वो स्मॉल होता जाएगा और आखिरकार वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के जितने करीब शेल्स होते हैं उसमें एनर्जी सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन की। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से अगर नीचे आता जाएगा, यानी अगर वो रिवॉल्व करता रहेगा तो जाहिर बात है एनर्जी खर्च करेगा, और अगर एनर्जी खर्च करता रहेगा तो ऊपर वाले ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट्स की तरफ आता जाएगा और आखिरकार डिस्टेंस में वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं क्योंकि एटम हमारे पास स्टेबल होते हैं। तो इस ड्रॉबैक्स को बोहर ने बड़े बेहतर तरीके से क्लियर कर लिया है और अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विदाउट एमिटिंग एनर्जी, कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है जिस शेल के अंदर वो पाया जाता है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। इस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं आगे जाके कि ये एनर्जी कैसे फिक्स रहती है, इसकी कौन से। तो इलेक्ट्रॉन मोस्टली चूँकि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ लगती है, ये हमें डिब्रागले ने बताया था, तो वो मोस्टली असल में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जिसकी वजह से स्टेशनरी वेव्स के ना मोस्टली प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं होती, तो वो उनकी एनर्जी फिक्स ही रहती है शेल्स के अंदर। इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो उसका पास्टुलेट्स है कि इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन ऑर्बिट हैज़ डेफिनेट एनर्जी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट्स में रहेगा तो उसकी एनर्जी मखसूस होगी, मे बी 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, जो भी है उसकी एनर्जी वो फिक्स ही रहेगी। और जब व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट विल लूज और गेन एनर्जी, कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट्स में से यानी अपने ऑर्बिट्स को छोड़ के जब दूसरे ऑर्बिट्स में जाएगा, अगर ऊपर वाले से नीचे में आएगा तो चूँकि बता चुका हूँ कि एनर्जी जो ना सबसे कम पहले ऑर्बिट्स के अंदर होती है इलेक्ट्रॉन की, और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ऑर्बिट्स में पाई जाती है। एनर्जी जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स से यानी न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है। ये इंशाल्लाह आगे जब हम इसी कैलकुलेशन करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी किसकी ज़्यादा और किसकी कम होती है।
तो यहाँ पर ऐसे ही समझ लें कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो न्यूक्लियस के जितने करीब होते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर जो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, ये आसानी से जान नहीं छुड़ा सकते। आप आयोनाइजेशन एनर्जी में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो यहाँ से एटम से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा क्योंकि इसके पास पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मोस्टली बैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसके हवाले से एनर्जी सबसे इसकी कम होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी। तो ज़ाहिर बात है अगर इसको आप ऐसे कर लें कि अगर ये हमारे पास इसकी 10 एनर्जी है तो इसकी 20 हो जाएगी और इसकी 30। तो अगर 30 वाला ड्यूट्स हमारे पास 10 वाले ऑर्बिट्स के अंदर आएगा, यानी E3 वाला अगर E1 में आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा ड्यूट्स हमारे पास? वो हो जाएगी E3 माइनस E1। तो E3 में चूँकि मैंने कहा कि 30 है और E1 में ड्यूट्स हमारे पास चूँकि मैंने पास 10 है, तो 30 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 20। तो 20 एनर्जी ड्यूरेशन हमारे पास वो रिलीज करेगा, तभी जाके वो पहले ऑर्बिट्स के अंदर आएगा। और अगर इसको हम इतनी ही एनर्जी दें तो दोबारा से आपको 20 एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो वो E3 में जा सकेगा। तो अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सिंपल सा है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्टली वो हमें वेव की शक्ल में आपको मिलेगी, जिसको आप फोटॉन कह सकते हैं। फोटॉन क्या है जो हमारे पास? ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं लाइट के, या जितने भी आप वेव्स देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो मोस्टली वो फोटॉन्स ही होते हैं। तो ये जो एनर्जी निकलेगी जो 20 मैंने कहा, वो इस फॉर्म में आपको मिलेगी फोटॉन्स की शक्ल में। और इसकी एनर्जी जो हमारे पास कैसे कैलकुलेट हुई? E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको अक्सर एच न्यू भी कह सकते हैं, इसको अक्सर E इज इक्वल टू एच एफ भी लिख सकते हैं। न्यू क्या है? हमारे पास फ्रिक्वेंसी है और एफ भी फ्रिक्वेंसी है, तो दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं कि वो जो एनर्जी निकलेगी उसको हमारे पास एच एफ की फॉर्म में। एच क्या है? हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट है, और एफ उस फोटॉन की फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट जो पास्टुलेट है ड्यूरेशन हमारे पास वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं ना, इनका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होता है और इनकी एनर्जी भी फिक्स रहती है। तो इसको अगर आप एक कांस्टेंट समझ लें यूनिट्स हमारे पास, तो ये आपको ज़रा आसानी से समझ पाएंगे कि h/2 पर अगर आप इसको कांस्टेंट समझ लें और इस कांस्टेंट की कीमत मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 10 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास 10 होगा, और अगर यहाँ पर होगा, चूँकि इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि उसका डबल ट्रिपल इसी तरह होल नंबर से ड्यूरेशन हमारे पास ये बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास अगर इसका एंगुलर मोमेंटम 10 है तो इसका 20 होगा और इसका 30 होगा। इसका जो है ना एंगुलर मोमेंटम के लिए एक फार्मूला है mv/r = NH/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम के जो हम थोड़ा से डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपको ये बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम ये हमारे पास mv/r = NH/2 पाई के बराबर। यहाँ पर n जो है ना जिसमें हमारे पास ये होल नंबर में होते हैं 1, 2 एंड 3। जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आप 10 कंसीडर कर लें तो n अगर हमारे पास 1 होगा तो 1 × 10 तो उसकी वैल्यू 10 निकलेगी, और अगर n आपके पास 2 हो जाएगा तो उसी मुनासबत से उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी 20 आएंगी एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो भी फिक्स ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास उम्मीद है आप लोगों को मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मोमेंटम आप जानते हैं मोस्टली जो लीनियर मोमेंटम है वो उसको तो आप m और v से लिखते हैं। m क्या है? अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, मोमेंटम में क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, उसमें मास और वेलोसिटी पे हम डिपेंड करता है मोमेंटम। लेकिन चूंकि ये लीनियर मोमेंटम के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है उसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम कहते हैं उसके अंदर मोमेंटम होगा।
डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसी मुनासबत से उसका मोमेंटम होगा। जैसे एक ट्रक वाले का मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और एक बाइक वाले का मोमेंटम कम होगा। इसी तरह तो मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारे पास। अब चूँकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और उसकी वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और चूंकि वो एक फासले पर होता है न्यूक्लियस से तो उसको हम r से शो करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाता है mvr इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई h बटा हुआ 2 पाई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का शेल्स के अंदर फिक्स रहता है। अब ये जो एक खौफनाक किस्म का जो हमारे पास एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, मोस्टली स्टूडेंट इससे डर जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया जी। तो इसके ऊपर आपने मोस्टली कंप्यूटर एग्जामिनेशन के अंदर लिखना नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे डिराइव हुआ पड़ा है। तो इसको प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर आपके नोट्स बनाने हो तो आसानी से आप इसको बना सकें। तो ये जो फार्मूला है इसकी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे डिराइव हुआ पड़ा है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पहले शेल्स की हमने बात की थी कि बोहर ने होता है कि जब भी जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है ऑर्बिट्स के अंदर। तो अगर आपने स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ हो तो आपको थोड़ा सा इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स होती है जो कि आगे प्रोपेगेट कर रही होती है, जैसे वाटर वेव्स हो गए या दूसरे वेव्स होते हैं जो कि आगे की तरफ चली जाती है। जबकि अगर आप एक धागा ले लें और उसको आप दो जगह पे बांध लें तो ये आगे अगर आप इसको आप प्लग करें, इसको वाइब्रेट करें तो इसमें इस किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर जो कि हमारे पास ये बंधा हुआ है तो दोबारा से यहाँ से दोबारा से एक बिल्कुल सिमिलर फ्रिक्वेंसी की और वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस होगी जो कि इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, सुपरइम्पोज होंगे। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी एक है और वेवलेंथ भी एक है। अब ये वेव डिस्टेंस हमारे पास आगे प्रोपेगेट नहीं हुई। इसी तरह चूँकि इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं शेल्स के अंदर तो वो भी शेल से ये तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि डिब्राकले ने हमें बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसमें वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करती हैं, लेकिन किस किस्म की वेव्स उसके बनते हैं, उसमें मोस्टली इस किस्म के स्टेशनरी वेव्स बनते हैं क्योंकि वो भी बाउंड होते हैं, अपने ऑर्बिट से कहीं जा नहीं सकते। तो ये थ्रेड से आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें जैसे हमारे पास ये स्टेशनरी वेव्स कहलाते हैं और इसमें जो ना वेव्स प्रोपेगेट नहीं होती। एनर्जी इसके अंदर आप जानते हैं कि वेव्स तो एनर्जी ट्रांसमिट करती है, लेकिन यहाँ पर तो वेव जो है ना मोस्टली स्टोर्ड हो जाती है। इसी वजह से तो उसने कहा कि ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर चूँकि स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एनर्जी फिक्स रहेगी। अब यहाँ पर आप जानते हैं दो ट्रफ या दो क्रस्ट के दरम्यान में जो वेवलेंथ होती है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ से शो करते हैं। तो यहाँ पर भी नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं डिस्टेंस हमारे पास और उसको जो है ना हम वेवलेंथ से शो कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस थ्रेड को हम एक सर्कुलर शेप दें, जिस तरह इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर शेप में होते हैं ऐसे, तो इस किस्म के अगर आप इसको शेप दें आप इसको ज़रा बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर इसको हम बना के करते रहे। तो अगर आप इसको ऐसे बना लें कि इस किस्म की स्टेशनरी वेव्स वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा, तो इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ना इसको एक फार्मूले से लिखते हैं L इज इक्वल टू n लैम्डा। ये वेवलेंथ, ये जो ना ये टोटल लेंथ है इसकी, यहाँ से लेकर अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो ये है हमारे पास एक
एल से अगर आप इसको शो करें तो यहाँ से लेकर ये एक लेंथ है। अब अगर अब इसको इसी थ्रेड को अगर हमने एक सर्कुलर शेप दे दिया है तो एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर के बराबर होता है और एन विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से अगर आप लैम्डा की वेवलेंथ निकालें तो इसको अगर आप सेपरेट कर लें तो एन उसको डिवाइड कर लें तो ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा एन के। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इसको हम डी ब्रागले इक्वेशन कहते हैं। आप इंशाल्लाह इसको आगे जाके फिजिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। वो हमारे पास, इसको मैं अगर शॉर्टकट लिखूँ तो वो हमारे पास होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बटा हुआ एम वी। अब ये भी वेवलेंथ है और ये भी वेवलेंथ है, तो दोनों इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, इन दोनों को। तो इससे बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर इक्वल टू डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आसानी से, तो एम वी आर को ऊपर ले जाएं, एम वी एंड ये वाला आर, और ये 2 पाई उसके नीचे चला जाएगा और n ऊपर चला गया जैसे हमारे पास, तो ये हो जाएगा जी 2 पाई। तो इस तरह से जिस हमारे पास ये इक्वेशन आपके पास डिराइव्ड हो जाती है, ये जो फार्मूले के अंदर आपको नज़र आ रही है। ये जो डी ब्रागले इक्वेशन है इसको भी आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो वीडियो लेंथी हो रही है क्योंकि ये इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के है और आपको कॉन्सेप्ट भी देना है। तो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा अगर हिंट्स दे दूं इसके कि डी ब्रागले ने ये इक्वेशन कहाँ से निकाली है। 2 किस्म की इक्वेशन होते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। एक जैसे एक आपने इक्वेशन पढ़ेंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर मास एंड कि कोई भी जो बॉडी होती है, ये आइंस्टाइन ने बताया, उसके अंदर उसका जो मास है और एनर्जी का जो रिलेशन है ना, मास और एनर्जी का रिलेशन, उसने आइंस्टाइन हमें बताया था कि वो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसको इंशाल्लाह डिटेल से किसी दिन डिस्कस करूँगा। तो और एक इक्वेशन आपने देखी है कि ई इज इक्वल टू, अभी मैंने बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, एच इज इक्वल टू एच एफ के बराबर। तो दोनों ई है। अगर हम सी की जगह ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पर अगर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसकी जगह आप वी स्क्वायर लिख लें और इसको दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो एच एफ। अब यहाँ पर एम और वी को लिखने हैं और एच और इस एक वी को इस बटा में ले आएँ और एफ को यहीं पर रहने दें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन होती है फिजिक्स के अंदर, मोस्टली हम यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और f की यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालें तो v विल बी इक्वल टू, अगर f यहीं पर रहने दें तो लैम्डा उसके नीचे तो v बटा हुआ लैम्डा। अब इस f की वैल्यू अगर आप पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर, तो ये कैसे हो जाएगी, एम वी इक्वल टू एच और f की जगह जिसमें हमारे पास अगर इक्वेशन पुट कर दें v डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये वाला v तो पहले से इक्वेशन के अंदर मौजूद है, तो ये v और ये v काट जाएंगे जो हमारे पास, और इक्वेशन की कुछ इस किस्म की हालत हो जाएगी, एम वी विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब इस लैम्डा को जिस हमारे पास इस तरह ले आएँ और एम वी को इधर ले जाएँ तो ये आपके पास डी ब्रागले की इक्वेशन भी आ जाती है। और ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो भी पार्टिकल होते हैं तो वो भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो उम्मीद है आप इंशाल्लाह इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपने सीख लिया होगा, और फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पर आकर समझ नहीं आ रही तो आप इसको लाजमी तौर पर कमेंट करें, तो इंशाल्लाह उस पॉइंट को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्लियर कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में इंशाल्लाह इनकी कैलकुलेशंस दिखाऊंगा कि कैसे एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट की जाती हैं और एनर्जी निकाली जाती है। तो वो इंशाल्लाह अगले टॉपिक तक